Hello, students, PG students of all the courses of RD and DJ College Munger. Semester 3, the paper's name is AECC 2, Ability Enhancement Compulsory Course 2. This paper is about human values. And professional ethics. This paper is divided into 5 units. In Unit 1, we have to learn about the moral issues, principles, ethics, morality, etc. So to start with this paper and in this unit, we should understand first the importance of family and society. So this unit starts with understanding harmony in the society. So to understand this, how harmony is established in the society, one needs to understand the concept of family first. Okay. So students, we are going to explore this fascinating perspective of family on societal harmony in this lecture. And in this, we will view society as an extension of the family. Okay. Family is a collection or group of individuals which have relations. They live together. जैसे किसी भी परिवार में हार्मोनी की आवश्यकता है, आपस में संबंध मधुर रहे उस परिवार के इंडिविजुअल्स के बीच में, इसी का नाम है हार्मोनी। तभी वह परिवार खुशहाल रहेगा अगर इनमें हार्मोनी है, तभी, नहीं तो झगड़ा होते रहेगा। ठीक उसी प्रकार सोसाइटी यानी समाज में भी और उस समाज के लोगों में, परिवारों के बीच में हार्मोनी बनी रहे, क्योंकि परिवार समाज का एक अंग है, एक यूनिट है। बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। और समाज क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व विथ ईच अदर, सी, and sharing the same geographical area or social territory, that is society और समाज। तो इस हार्मोनी के बने रहने के लिए जरूरत है कि पहले, चूंकि परिवार समाज का अंग है, तो परिवार के लोगों और सदस्यों के बीच में, उनके आपस में भी हार्मोनी बनी रहे। तभी समाज भी दिखेगा कि इस समाज में सोसाइटल हार्मोनी बना हुआ है। ओके, क्योंकि यह हार्मोनी वैल्यूज से आता है। ओके, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वैल्यूज होंगे तो वो हार्मोनी में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। और ये वैल्यूज हमें परिवार से, समाज से और पढ़ाई से
तीनों तरफ से मिलती है, यानी बेसिकली शिक्षा से मिलती है, एजुकेशन से। चाहे वह एजुकेशन परिवार में दिया गया हो, समाज के द्वारा दिया गया हो, शिक्षक के द्वारा दिया गया, या इस और या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्राप्त हुआ हो। तो अगर यहाँ पर इन्होंने अपना जिम्मेदारी अगर निभाया है, एजुकेशन इम्पार्ट किया है सोसाइटी के नए मेंबर्स को, तो उनके अंदर वैल्यूज का निर्माण होगा, वैल्यूज आएंगे, और वह वैल्यूज फिर उम्र और एजुकेशन के हिसाब से समय बढ़ने के साथ वह वैल्यूज और इम्प्रूव्ड होंगे, इम्प्रूव होंगे। वह सीखेगा घटनाओं से, और यह इम्प्रूव्ड वैल्यूज समाज में समाज को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि यह इम्प्रूव्ड वैल्यूज व्यक्ति को सेंसिटाइज करेंगे, सहनशील बनाएंगे, संवेदना से पूर्ण परिपूर्ण करेंगे, संवेदनहीन नहीं बनाएंगे उसे। ओके, तो यह इम्प्रूव्ड वैल्यूज समाज के लोगों को सेंसिटिव बनाएगा। ठीक, जैसे अगल बगल कुछ अगर गलत घटना हो रही है तो लोग मूक दर्शक नहीं बने बैठेंगे, उसका विरोध करेंगे और सामना करेंगे, और खतरे में और या डेंजर में पड़े हुए व्यक्ति को मदद करेंगे या उसे कुछ प्रदान करेंगे। तो यह सेंसिटिव इंडिविजुअल्स फिर अच्छे समाज का अंग होंगे, और वह समाज फिर उन्नति के रास्ते पर जाएगा, जिसमें क्राइम रेट कम होगा। ओके, तो ये इंडिविजुअल्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो यह वैल्यूज के द्वारा हो रही है, इंडिविजुअल सेंसिटाइज। और यह वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं? एक तो हम बताए अभी, फैमिलीज से आ रहा है, सोसाइटी से भी आ रहा है, और व्यक्ति के खुद के अंदर से भी, अगर उसके अंदर सोचने समझने की अच्छी क्षमता है तो वह खुद में भी इंप्रूव कर सकता है। ठीक, सोसाइटी से जो वैल्यूज आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एथिकल पॉलिसिंग का भी काम करती है। कुछ एथिकल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की सोसाइटी में कुछ एथिकल ग्रुप्स हैं, नाम सुने होंगे, मान लो पेटा है, ये सब प्राइवेट ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, जो यह कहते हैं कि किसी भी एनिमल को किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचाया जाए। या कोई ऐसा ग्रुप होगा जो पेड़ों को कटने से बचाता होगा, लोगों को रोकता होगा, वन्य जीव जंतुओं का शिकार करने से लोगों को रोकता होगा। तो इस प्रकार के ग्रुप्स सोसाइटी में, समाज में होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। तो वो ग्रुप्स जो समाज में हैं वह भी वैल्यूज इंपार्ट करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। तो सोसाइटी से भी, फैमिली से भी शिक्षा मिली, सोसाइटी से भी, और व्यक्ति परिपक्व होने के बाद खुद के सोच से भी वह इंप्रूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे फायदा क्या होता है बेसिकली?
हम्म, पूरा का पूरा समाज ही इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स की वजह से, अगर ये सब फंक्शन हो रहा है तो यह जागृत होता है, एनलाइटन होता है। सोसाइटी एनलाइटेंड कहलाती है। और यह एनलाइटेंड सोसाइटी अच्छे से प्रॉस्पर करती है, सुखी संपन्न रहती है। ओके। ठीक है। इस एनलाइटेंड सोसाइटी में लोगों के बीच आपसी सौहार्द होता है, सोशल कोहेशन, शांति और व्यवस्था, प्यार लोगों में, हार्मोनी एंड पीस, एक अच्छे राष्ट्र के का निर्माण करने वाले लोग, नेशन बिल्डिंग पीपल, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों में चरित्र का निर्माण, जो बच्चे उस सोसाइटी में ऐड होंगे उनके अंदर भी अच्छे अच्छे संस्कार और गुण उस संगत से उसे मिलेगा। ठीक है। और इस प्रकार से यह समाज एक आदर्श समाज बन जाएगा। ठीक। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक परिवार एक स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण को करने के लिए, क्योंकि वही समाज फिर एनलाइटेंड सोसाइटी फिर बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। देश प्रगति के रास्ते पर उन्नत होगा, वह सोसाइटी के अंदर लोग अच्छे से सोशलाइज कर सकेंगे, लोगों को जीवन का उद्देश्य मिलेगा, कार्य का उद्देश्य मिलेगा। जो सोशल ऑर्डर है वो भी प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन में रहेगी सोसाइटी। और सोसाइटी एक टाइम स्केल पर, जैसे 25 साल के बाद, 50 साल के बाद भी वह सोसाइटी अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख पाएगी, वह करप्ट नहीं होगी सोसाइटी। यानी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी होते रहेगा। तो ये सारे जो उत्तम गुण उत्पन्न हुए उस सोसाइटी में, उस समाज में, यह सस्टेनेबल होगा। और सस्टेनेबल इसलिए होगा, ट्रांसमिशन हो रहा है कल्चर का, साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं वह रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो ह्यूमन रेस ऐसे उन्नत लोगों से आगे की ओर अच्छे से प्रोग्रेस कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हार्मोनी एक फैमिली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, और शुरुआत कहां से हुई, यहां तक जो पहुंचे एंड रिजल्ट, उन्नत समाज, उन्नत देश, विकसित राष्ट्र। कैसे हुआ शुरुआत, इसका बेसिक कंपोनेंट यहीं पर छुपा हुआ है, हार्मोनी इन फैमिली, पीस एंड हार्मोनी इन द फैमिली। अगर ये रहा, जिस समाज के परिवारों में या अधिकतर परिवारों में हार्मोनी और पीस विद्यमान हुई, तो वह समाज विकसित समाज कहलाएगा या हो जाएगा। सॉरी। ठीक है। इसलिए यह कितना महत्वपूर्ण है यह आप समझ लीजिए।
क्योंकि इसी हार्मोनी से फैमिलीज के अंदर और फैमिलीज के बीच में, परिवारों के बीच में भी और एक परिवार के अंदर भी एक डायनेमिक्स उत्पन्न होगा इस हार्मोनी की वजह से। और उस डायनेमिक्स, लोगों के बीच में, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होगा, डायनेमिक्स होंगे, बॉन्डिंग होगी, और उसकी वजह से वैल्यूज उत्पन्न होते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। और यही वैल्यू सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा पूरे समाज को शेप करने में, साइज करने में, और उस समाज के सोसाइटल फैब्रिक को मजबूत करने में। तो इस प्रकार से एक परिवार के अंदर जो पीस और हार्मोनी का सिद्धांत उस परिवार में खुशहाली ला सकता है, वही सिद्धांत पूरे समाज को, पूरे आस पड़ोस को भी प्रमोट करने पर उसमें खुशहाली और उन्नति ला सकता है। बिकॉज फैमिली इज द फाउंडेशन। And the families are the fundamental building blocks of the society because it shapes the individual's values, beliefs, क्या कर रहा है ये? फैमिली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का, क्योंकि यह फैमिली ही अपने परिवार के सदस्यों के बीच में वैल्यूज, बिलीव्स, उनका व्यवहार और भी सारी चीजें, इन चीजों को इनकलकेट करता है। ओके, सो यू कैन से फैमिलीज shape individuals belief, जिस फैमिली से वह इंडिविजुअल बिलोंग करता है, वो जो वह फैमिली जिस बिलीफ सिस्टम में यकीन रखता है, वह नया इंडिविजुअल जो फैमिली में ऐड हुआ, वह भी उसी बिलीफ सिस्टम में ही यकीन करता है। जिस धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति उसी धर्म को मानता है या उसके साथ कंफर्टेबल रहता है। इंडिविजुअल्स वैल्यूज, उसके अंदर जो गुण हुए, वह भी फैमिली ही शेप कर रही है। व्यक्ति का बिहेवियर, तभी कहते हैं कोई झगड़ालू, संकालू व्यक्ति के ऊपर यही सीखा है घर में, परिवार में, उसके फैमिली को ही पड़ता है। वो फिर वो आदमी समझता है हमको गाली दिया, क्योंकि उसके व्यवहार से वो रिफ्लेक्ट होता है कि आपके फैमिलीज ने आपको क्या, फैमिली ने आप ने क्या सिखाया। इसी वजह से कहते हैं। तो ये तीनों महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए और उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जो कि फैमिली देता है। उसको वो अपने एजुकेशन से इसको और इम्प्रूव करता है, सोसाइटी से के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन से इम्प्रूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, व्हाई फैमिली इज फाउंडेशन?
because family has direct effect on these three important things. Because family also gives shared values. Family also impart shared value. गिव नहीं, इम्पार्ट। सब फैमिली दे रहा है। शेयर्ड वैल्यू क्या है? जैसे कि आप कहते हो किसी अपने दोस्त को या किसी कलीग को, ए तुम हमको कोऑपरेट नहीं करता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने मित्र से? कोऑपरेशन, सहयोग, ये शेयर्ड वैल्यूज हैं। कोई व्यक्ति अपने आप में सहयोग नहीं कर सकता है। दो व्यक्ति कम से कम होने चाहिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। तो उन दोनों व्यक्ति में सेम वैल्यू होना चाहिए सहयोग करने का, कोऑपरेशन करने का, तभी दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो ये सारे जो हैं गुण वह शेयर्ड वैल्यूज हैं, कहलाते हैं। जैसे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन करने की भावना होनी चाहिए। हम्म, एक दूसरे का दुख दर्द समझने की भावना होनी चाहिए। एक व्यक्ति समझे दूसरा ना समझे तो वहां पर एम्पैथी नहीं होगी, दोस्ती भी नहीं होगी। लेकिन दो व्यक्ति एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए एम्पैथी भी शेयर्ड वैल्यूज है में से है। और तीसरा, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को स्वीकार करने की क्षमता या उसे एक्सेप्ट करने, हाँ, मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। क्योंकि डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, समाज में भी। कोई किसी धर्म या जाति का है, कोई किसी धर्म या जाति का है। तो अगर रिस्पेक्ट होगा लोगों में एक दूसरे की जो भिन्नता है उसके प्रति, तो हार्मोनी और पीस बनी रहेगी सोसाइटी में। तो यह भी एक शेयर्ड वैल्यू है। तो यह दो तरफा होनी चाहिए, दोनों तरफ से। एक करे दूसरा ना करे तो नहीं चलेगा ज्यादा दिन। तो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ओके, अगर ये तीन गुण हैं शेयर्ड वैल्यूज उस सोसाइटी के लोगों के बीच में, तो वह समाज फिर सफल समाज कहलाएगा। वो समाज अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में अवश्य ही कामयाब होगा। वो समाज का पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के लोगों में सहयोग, एक दूसरे का के प्रति सहानुभूति और सम्मान मौजूद है। किसी एक की कमी को दूसरे पूरा कर देंगे तो फिर वो तरक्की कर जाएगा, फिर वो तीसरे को संभाल लेगा। कोऑपरेट करते हुए वह समाज आगे की तरफ विकास की ओर उन्मुख हो जाएगा। जो विकसित समाज है उसकी ये सब पहचान है, जो सफल हुए। तो क्योंकि इसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी बन जाती है इससे। और एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ जाती है लोगों को, इसलिए वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। यूनिटी बढ़ जाती है और कम्युनिकेशन बढ़ जाता है समाज के लोगों के बीच में।
दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अब यह कम्युनिटी, ये समाज जो है, इन सब गुणों से अगर परिपूर्ण है, उनके लोगों में है, तो वह समाज एक विस्तृत समाज, एक परिवार ही तो है। सो कम्युनिटी नाउ इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। ओके। हम कह भले देते हैं परिवार समाज का अंग है, समाज ही परिवार है, परिवार समाज है, लेकिन इन रियल सेंस समाज भी एक पूरा समाज परिवार है, तब इन रियल सेंस, इन प्रैक्टिकल सेंस, जब उसमें समाज के जो सदस्य हैं उनमें यह गुण हो, तब वह एक यूनिट की तरह फंक्शन करेगा, उसमें एकता होगी और उसे विकास भी जल्दी हासिल हो जाएगा। ओके। स्टूडेंट्स, when community is functioning as extended family, because of these values are now inculcated in the societies, when this happens, when community functions as extended family, then there are advantages. The advantages are, जैसे परिवार में लोग एक दूसरे का केयर करते हैं, अगर ए का पैर फ्रैक्चर हो गया तो बी उसको मदद करेगा। खिलाने पिलाने, आने ले जाने, या पिताजी को कुछ हो गया, घाव हो गया, कुछ चोट लग गई, तो बाकी लोगों में से कोई एक या सब लोग मिलके उनकी सेवा करेंगे। ठीक। तो जैसे परिवार में इस प्रकार का एक सपोर्ट और केयर एक दूसरे में का करने की भावना होती है, समाज के अंदर भी आ जाएगी, और उस समाज के उस कम्युनिटी के मेंबर्स एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का निर्माण करेंगे। निर्माण करेंगे क्या, अपने आप हो ही जाएगा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जिसमें लोग एक दूसरे की का केयर करेंगे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आएगा ऐसे समाज में। दे विल केयर फॉर ईच अदर। और इस केयर फॉर ईच अदर के माहौल में एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जिसमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग का माहौल तैयार हो जाएगा। यही वेल बीइंग है। सो इन द सोसाइटी देयर विल बी ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। देख लीजिए, जड़ कहाँ से था, परिवार के अंदर ही वैल्यू देना था, और उसका इफेक्ट इतना बड़ा है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट 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 फैमिलीज, और उनके अंदर जो अपने इंडिविजुअल्स को वैल्यूज दिया उन्होंने, अच्छा अच्छा, जिससे ये ऐसा इतना बड़ा इफेक्ट, और पूरा का पूरा समाज प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है, सेंस ऑफ वेल बीइंग आ जाएगा लोगों के बीच में, और इस वजह से वह कम्युनिटी के अंदर
अगेन एकता प्रगाढ़ होगी, स्ट्रॉन्ग यूनिटी। लोग एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी ज्यादा होंगे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। दे दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स वेलफेयर। दंगा फसाद कम होगा, कम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स वेलफेयर। ठीक। तो हम यह देख रहे हैं कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो गया कि नहीं यहां पर। हम्म? अब लोग भयभीत नहीं रहेंगे इस समाज के अंदर। उनके उन लोगों में एक सेंस ऑफ वेलबींग होगा, उन्हें उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं उस समाज के लोगों के बीच में। तो लोग भी आपस में कम्युनिकेट ज्यादा करेंगे, पड़ोसी में ज्यादा बात होगी, रिश्तेदारों में ज्यादा बातें होंगी, दोस्तों के बीच में भी ज्यादा बातें होंगी। जहां भी पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की संभावना है, एक इस प्रकार के समाज में सब इंटरेक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। हम्म। इसे कहते हैं इफेक्टिव इंक्लूसिव कम्युनिकेशन आ जाएगा उस समाज में। ऐसा कम्युनिकेशन जो इंक्लूसिव भी है, साथ ही साथ इफेक्टिव भी है, उसका भी फिर बहुत बड़ा फायदा है। इफेक्टिव इंक्लूसिव कम्युनिकेशन आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? लोग फिर आपस में डिस्कशन करेंगे, वो डरेंगे नहीं, अपनी शंकाओं को तरीके से वह पेश करेंगे, लोगों के बीच में तर्क होगा। ठीक। तो इस वजह से ओपन डायलॉग होगा लोगों के बीच में, खुला संवाद। जो उनके जो उनके श्रोता हैं, अगर डिस्कशन हो रहा है तो श्रोता भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक वक्ता दूसरे श्रोता की बात को सुनकर उसके अधिकारों की रक्षा करेगा, उसे टोकेगा नहीं, उसे बोलने देगा। उसके बोलने के बाद फिर अपनी बारी आएगा तब बोलेगा। तो दोनों वक्ता एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए बारी बारी से उनको सुनेंगे और फिर अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। ठीक। तो इसकी वजह से ये ओपन डायलॉग हुआ। एक्टिव लिसनिंग, लोग सुनेंगे एक दूसरे को, और जब सुनेंगे तब अमल भी करेंगे। अभी क्या हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं किसी का। डर से भय से सुनाना पड़ता है। या प्रलोभन देके, लालच देके, प्राइज का, सर्टिफिकेट का या मार्क्स का, तब फिर सुनता है। तो एक्टिव लिसनिंग होगी और कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होगा। यह बिना एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाए। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होगा। और इस रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, ओपन डायलॉग और एक्टिव लिसनिंग की वजह से
किसी समाज के अंदर अगर दो डाइवर्स ग्रुप भी मौजूद है और उनके बीच में अगर वाद विवाद या परस्पर संघर्ष है, जैसे कि हमारे देश में यह प्रायः देखने को मिलता है कि एक ही शहर के अंदर दो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में भिड़ते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये एक सोसाइटी है, जैसे मुंगेर एक सोसाइटी है इस शहर का। इस शहर के अंदर ये दो तरह की कम्युनिटीज हैं, ए और बी टाइप। चूंकि दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग है, वैल्यूज अलग है, बिहेवियर अलग है, जो उसके फैमिली से आया है, उसमें उस इंडिविजुअल की कोई ना गलती कह सकते हैं ना उसका उपलब्धि कह सकते हैं। तो यह चीज उसके अंदर मौजूद रहेगा। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा सोसाइटी में, एक सोसाइटी के अंदर दो भिन्न भिन्न कम्युनिटीज आपस में, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो अगर सोसाइटी में ये सब हो रहा होगा, ओपन डायलॉग, एक्टिव लिसनिंग, ये सब, तो कम्युनिटीज के बीच में एक भी एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बना रहेगा और वो दोनों कम्युनिटीज फिर वायलेंट तरीके से एक दूसरे के प्रति अग्रसर नहीं होंगे। ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक फैमिली के द्वारा वैल्यूज देने पर इतना सारा फायदा होता है। हम्म। यहाँ तक कि ये दो भिन्न सोसाइटीज के बीच का जो गैप है, वह गैप भी भर जाता है और इन भिन्न भिन्न कल्चर के लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक। और उन सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ जाता है। भले ही दोनों कम्युनिटीज उस सोसाइटी की अलग अलग बिलीफ सिस्टम पर यकीन करती हो, करते हो, लेकिन जब कम्युनिटी की बात आती है, जैसे देश की जब बात आती है, तो हमारे सेना में हर कम्युनिटी के लोग हैं जो देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ठीक है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भिन्न भिन्न कम्युनिटीज के भीतर भी समान रूप से पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी ज्यादा देश की सेवा कर रहा है, दूसरा कम्युनिटी कम कर रहा है। एक हारमोनी आने की वजह से सभी बराबर रूप से, कोई किसी से कम नहीं है, किसी के भी देशभक्ति पर संदेह नहीं होगा फिर, और सभी अपना अपना राष्ट्र के निर्माण के प्रति कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। एक कॉम कलेक्टिव ड्यूटी मानेंगे लोग, देश का रक्षा करना जितना हिंदू का कर्तव्य है उतना ही मुसलमान का भी कर्तव्य है। ठीक। एक सोशल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। लोग सहर्ष इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करेंगे। जैसे तालाब का निर्माण एक गांव में जो सार्वजनिक हो, सबके लिए फायदेमंद है, उस सारे परिवारों के लिए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े कार्य एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लोग करते रहेंगे, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न कार्य करते रहेंगे, और वह कार्य सब सार्वजनिक हित में होगा। तो कितने सारे कार्य सार्वजनिक हित में होने लगेंगे, और साथ ही साथ लोग सेंसिटिव भी है, एक दूसरे के प्रति एम्पैथिकल भी है। तो इस प्रकार समाज में हारमोनी तो आएगी ही आएगी। ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बच भी रहा होगा, तो वह कॉन्फ्लिक्ट या बहुत बड़े स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा होगा, का कोई मैटर भी होगा, तो वह रिजॉल्व हो जाएगा। तो इन सब की वजहों से हम फ्लो चार्ट बताते हुए बताते जा रहे हैं, समझते हुए स्टेप वाइज मैनर में। ठीक। क्या आई लोगों में? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाता है, तब यह माना जा सकता है, या होता ही है, वह सोसाइटी एक हारमोनियस बन जाती है, एक थ्राइविंग सोसाइटी बन जाती है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली सोसाइटी बन जाती है। क्योंकि उस सोसाइटी के भिन्न अंगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता है, बड़े से बड़ा भी अगर कोई है भी, तो दे विल रिजॉल्व इट। छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व कर लिया, बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी वो रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व जैसे अभी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, लेकिन आपसी सहयोग से नहीं रिजॉल्व हुआ, ठीक है, कोर्ट के मदद से लेना पड़ा, राम जन्मभूमि वाला केस। अगर सोसाइटी के अंदर हारमोनी होती तो कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती, समाज के बड़े लोग बैठ के फैसला कर लेते और सब लोगों को मान्य होता। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि समाज में हारमोनी नहीं है, उस मुद्दे पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ए लार्जर स्केल, बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा, लार्जर स्केल। अगर ये सब हुआ तो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही किसी भी सोशल सेटिंग में, कॉन्फ्लिक्ट तो बिना निमंत्रण के चला आएगा, इनएविटेबल है। महत्वपूर्ण यह है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अप्रोच किया जाता है, शांति से, सहयोग से, या लड़ झगड़ के। उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, सोसाइटल लेवल पर कोऑपरेशन कितना है लोगों के बीच में, तभी कॉन्फ्लिक्ट शांति से सॉल्व होगा। लोगों के बीच में डिप्लोमेसी है कि नहीं है, लोगों के अंदर कमिटमेंट है कि नहीं है कि हम इस समस्या को दूर करने का समाधान ढूंढें, या सिर्फ ऐसे ही बात बना रहे हैं, टरका रहे हैं। वो नहीं होनी चाहिए। तो यह सब चीजों का प्रादुर्भाव होगा लोगों के बीच में अगर है कोऑपरेशन, उनके बीच में दूरदर्शिता है और एक कमिटमेंट की भावना है कि इसको हम दूर करके रहेंगे, तो वह कन्फ्लिक्ट, बड़े से बड़ा कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा निश्चित ही। कभी कभी इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मीडिएशन की जरूरत पड़ती है। मीडिएशन के बाद दोनों पक्षों से डायलॉग की जरूरत पड़ती है। डायलॉग होने के बाद फिर कॉम्प्रोमाइज होता है, और अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू बोलेगा मंदिर बनाएंगे, ये बोलेगा नहीं मस्जिद रहेगा, तो कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं हुआ तो ये यहीं तक रह गया, रिजॉल्व ही नहीं होगा। मीडिएशन अच्छा से हुआ, डायलॉग दोनों के बीच में स्थापित हुआ, लोगों के बीच में अगर ये गुण भी है तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एक कॉमन ग्राउंड पर आके, तब सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यह सब भी हम कह सकते हैं, मीडिएशन, डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज, यह भी टूल्स हैं जिसकी वजह से समाज में सद्भाव यानी हारमोनी आती है। या कह लें ये सब फैक्टर्स भी हैं। ठीक, इसके अलावा जो समाज में सद्भाव आएगा,
और भी कुछ फैक्टर्स हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। फैमिली कभी कभार या प्रायः ही देखा जाता है, वह अपने ट्रेडिशन को, अपने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी यह परंपरा है, अपने रीति रिवाजों के माध्यम से। जैसे किसी गांव की कोई ग्राम देवी होगी, किसी परिवार का कोई कुल देवता होगा, दूसरे गांव के लोग उसके परिवार के कुल देवता को नहीं पूजते होंगे, वो उसी परिवार का काम होगा। तो ये सब ट्रेडिशंस है। तो इतने सारे परिवार हैं, हर परिवार का अपना अपना कुछ अलग ट्रेडिशन है। तो इस वजह से इतने सारे परिवार हैं तो एक डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है, एक विभिन्नताएं हैं फिर। ठीक। और परिवार इन विभिन्नताओं को शो भी करते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो कोई पर्टिकुलर पर्व या फेस्टिवल मनाता है, जो कि दूसरे कास्ट वाले नहीं मनाते हैं। ठीक है। तो वो अपने अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करते हैं और दिखाते हैं, जाहिर करते हैं। तो इन सोसाइटी के लोगों के बीच में अगर यह कंसेप्ट अच्छी तरह से बैठ गया है और वह एक दूसरे के इन डाइवर्सिटीज को, विशेषताओं को स्वीकार करते हुए एप्रिसिएट करते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो सोसाइटी का बैकग्राउंड भी काफी प्रोस्पेरस हो जाता है। सोसाइटी के अंदर मौजूद जो डाइवर्सिटी है वह अब फलदायी हो जाती है। ठीक है। डाइवर्सिटी से बहुत फल प्राप्त होता है, फायदा होता है, और इससे ओवरऑल हार्मोनी हो जाती है। क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी मदद होगी। कोई एक समाज सब अगर स्वर्णकार है तो क्या कोई दूसरे की मदद करेगा? एक समाज में कोई स्वर्णकार है, कोई ये है, कोई वो है, सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, डाइवर्सिटी है, कुछ की मान्यता ये कुछ। तो वह समाज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए, कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे के काम आते हुए फंक्शन करता है। एक प्रकार के लोगों का, एक जैसे काम करने वाले लोगों का समाज नहीं हो सकता है। तो डाइवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और वही जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा ज्यादा हार्मोनी कंट्रीब्यूट हो सकती है, अगर उनके समाज के सदस्यों के अंदर ये सारे गुण मौजूद हो तो। सिर्फ इतना ही नहीं, डाइवर्सिटी तो कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से है अलग अलग, लेकिन डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन में होने के बावजूद जब उस समाज के बच्चे जब एजुकेशन लेने, प्राइमरी एजुकेशन जब शुरू करते हैं, तो सिलेबस एक ही होता है। या एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी भी एजुकेशन लेवल पर, चाहे अलग कास्ट हो, चाहे अलग रिलीजन हो, पढ़ाई का सिलेबस, कोर्स और पेपर का एक ही है सबके लिए। तो वहां पर समानता है, एक ही सिलेबस पढ़ना है, चाहे किसी भी कास्ट कोर का हो, रिलीजन का हो। तो इन एडुकेशनल इनिशिएटिव से भी एक तो ट्रेडिशन से डाइवर्सिटी आई, और उस डाइवर्सिटी के अंदर वैल्यूज की और शिक्षा की जो एक समान रूप से सभी वर्गों को दी गई इस एजुकेशनल इनिशिएटिव के द्वारा, और उस समान शिक्षा से उस डाइवर्सिटी के प्रेजेंस में व्यक्ति का एक प्रॉपर शेपिंग हो जाता है, जो कि समाज को में हार्मोनी लाने के लिए और भी ज्यादा फलदायी होता है।
इतना ही नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब ऑन कैंपस स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब छात्रों छात्राओं के बीच में आपसी संवाद, इंटरेक्शन, इसकी वजह से अपने जनरेशन के, अपने समकक्ष के लोगों को सोचने समझने अंडरस्टैंड करने की क्षमता का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है, टॉलरेंस आता है, और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने की भावना, एम्पैथी का भी विकास होता है छात्रों में अर्ली एज में। ठीक, यानी एजुकेशन से एक तो समान शिक्षा, सेम सिलेबस है, टीचर समान रूप से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, समान शिक्षा, और चूंकि लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है, तो वह जो शिक्षा समान रूप से दी जा रही है, अपने अपने गुणों के अनुसार वह उसमें ग्रहण करेंगे। तो इस ग्रहण करने में, और चूंकि वो ऑन कैंपस एजुकेशन हो रहा है, तो उस ऑन कैंपस एजुकेशन में ये डाइवर्सिटी है लोगों की, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, तो उस डाइवर्सिटी की वजह से एक दूसरे को समझने की क्षमता, ये कैंपस लाइफ से आया। अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एम्पैथी, इन गुणों का विकास हुआ अर्ली एज में, सीखने की उम्र में, समाज के नए सदस्यों के बीच के अंदर, जो कि जीवन पर्यंत फिर वैसे ही बने रहेंगे। तो जब तक समाज के अंग रहेंगे, वह व्यक्ति वो इन गुणों से भरे रहेंगे। इसीलिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कि इसको इन्वेस्ट करोगे जितना, उतना ये फलदायी होगा, भविष्य में समाज उतना ही उन्नत होता चला जाएगा, क्योंकि वह एनकरेज करते हैं ये सब वैल्यूज को, और एक हारमोनियस फाउंडेशन प्रदान करते हैं एक ऐसी सोसाइटी को जो कि कोहेसिव हो जाती है, जोड़ने वाली, ना कि तोड़ने वाली। ओके, तो हम विद्यार्थियों ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये तो एक आइडियल, मैंने आपके सामने एक रूपरेखा बता दी, कई सारे हर्डल्स हैं इसमें, चैलेंजेस हैं, बट विद द चैलेंजेस कम्स द अपॉर्चुनिटीज। जहां पर यह चैलेंज है हमारे सामने, कि फैमिली प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड करें हम समाज के उच्चतम शिखर के तक, सोसाइटी के एकदम ऊपर के लेवल तक, अपने फैमिली के अंदर पाए जाने वाले जो वैल्यूज है अपने अंदर ग्रहण करके फिर समाज में फैला करके, और समाज में मौजूद कल्चरल डिफरेंसेस और डाइवर्स पर्सपेक्टिव के प्रेजेंस में उन वैल्यूज में जो निखार आएगा, वह उस सारे चैलेंजेस को पार करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, उन चैलेंजों को जब वह पार करेगा, तो जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी ग्रोथ की, लर्निंग की, और भी ज्यादा डेप्थ में जाके एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की लोगों को, उन क्षमताओं का भी एक बड़ा विकास होगा, वो सुदृढ़ हो जाएंगी।
इनकलकेट हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक समाज को हम एक परिवार का ही बढ़ा बढ़ा हुआ हिस्सा मान सकते हैं। कि समाज को हम अच्छे से समझें, by understanding society as an extension of the family, we endorse, we recognize this very profound impact that family values, dynamics have a pivotal and critical role, crucial role in maintaining harmony in the societal fabric in a very in a broader social structural sense. जैसे हम अपने फैमिली के अंदर हारमोनी की इच्छा रखते हैं, वी स्ट्राइव फॉर हारमोनी विद इन आवर फैमिलीज, क्योंकि समाज भी अभी साबित हमने कर दिया कि समाज एक फैमिली का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो समाज में भी यह सब प्रिंसिपल्स मौजूद होने चाहिए और होते हैं। जहां पर फैमिली से इसका जो स्रोत है उसका प्रवाह अगर चल पड़ा तो, और ऐसे फैमिलीज बहुत ज्यादा संख्या में है समाज में, तो समाज में वह गुण परिलक्षित हो जाएगा। इसीलिए इन सारे ये जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम एक समाज के स्तर पर लाने की जरूरत है। और वह तभी होगा जब ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ेगी, और जब होगा तब लोग इंक्लूसिव हो जाएंगे, समाज इंक्लूसिव हो जाएगा। वह समाज किसी मेंबर के प्रति क्रूर नहीं होगा, उसे अपने सोसाइटी से किसी को बाहर ना निकालेगा, वह इंक्लूसिव होगा, उसके दुख दर्द को समझने वाला एम्पैथेटिक होगा, और वह एक खुशहाल हारमोनियस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक this this portion of this lecture where we have discussed the family as an extended society as an extended family, we have discussed. Thank for your attention. I welcome any suggestions or questions or thoughts you might have on this perspective of viewing society as an extension of the family. You can post your questions in the comment section. I will try to reply accordingly. Thank you very much.